स्वागत है आपका। पूरे देश से लेकर बिहार तक तिरंगा यात्रा, दलित उत्पीड़न, गोरक्षा, शराबबंदी, अपराध, शिक्षा, जीएसटी जैसे कई राजनीतिक सामाजिक मुद्दे हैं जो इन दोनों सुर्खियों में हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता संतोष राज पांडे ने बात की बीजेपी नेता राजीव रंजन कुमार से। राजीव रंजन जी, आपका सहारा समय में स्वागत है। तिरंगा यात्रा का औचित्य अचानक क्यों भाजपा को पड़ गया? भाजपा के तमाम नेता अब तिरंगा यात्रा की ही बात कर रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है? सबसे पहले मैं अपने बिहार प्रदेश के जितने भी हमारे भाई हैं उन लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आपने ये सवाल उठाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये तिरंगा यात्रा की जरूरत क्यों पड़ गई, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। तिरंगा कोई हमारे भारतीय जनता पार्टी का इकलौता झंडा नहीं है। भारतीय तिरंगा जो है वो हमारी आजादी, हमारे देश का झंडा है। और पहली बार आजादी के बाद ऐसा लगा कि जब हम आजादी का 70वां जश्न मनाने जा रहे हैं तो हमारे अंदर जो गए युवा हैं, जो राष्ट्रवाद जो खोखला पड़ता नजर आ रहा है, जो देश प्रेम की भावना घटती जा रही है लोगों में, सिर्फ राजनीति दिखाई पड़ती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता हैं, साथ साथ इस देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने आह्वान किया कि 70वीं वर्षगांठ पे आजादी का जब हम जश्न मनाएं तो इस संदेश को, जो शहीदों ने कुर्बानियां देकर के इस देश की आजादी दिलाई, इस संदेश को हम गांव में लेकर के जाएं, मोहल्लों में लेकर जाएं, कस्बों में लेकर के जाएं। हाँ, ये बात जरूर है कि खासकर विशेष तौर पे उन्होंने अपने सांसद, विधायक, मंडल अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष सब लोगों से कहा है कि आप अपना संदेश लेकर के, अपनी तिरंगा को लेकर के, उसकी अहमियत को लेकर के गांव और कस्बों तक जाएं। ये बात उन्होंने आह्वान किया है। और इसलिए इस देश के तमाम युवा, भारतीय जनता पार्टी और उसके विचारधारा से जुड़े हुए लोग, एनडीए के तमाम कार्यकर्ताओं ने ये समझा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम जगाने के लिए, इसलिए हमें इस तिरंगा यात्रा में शामिल होना चाहिए। यहां पर एक बात बहुत ही गौर करने की है कि जहां तक आप बोल रहे हैं कि इस समय क्यों औचित्य पड़ी, अगर आप ये देखें कि भारत की सड़कों पे, भारत देश के अंदर विभिन्न प्रांतों में पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य नेपाल में आए हुए विनाशकारी भूकंप की समस्या हो या किसी भी प्रदेश में जब बाढ़ आती है तो सबसे पहले भारत सरकार सेना को उतारती है। उस सेना को कितनी जिल्लत की जिंदगी जीनी पड़ी है कश्मीर में। हमारे सेनाओं को रोड पे पकड़ करके हमारे भाइयों को कश्मीर के लोगों ने पीटा। जिस देश के अंदर, जिस देश की हुकूमत के सामने हमारे जवान भाइयों को सड़कों पर लिटा करके वहां के आतंकवादियों और अलगाववादी नेताओं ने जिस तरह का व्यवहार किया है, मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश से भी इसकी आवाज उठनी चाहिए। युवाओं को, हमारे प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए, हमारी प्रधानमंत्री को अपना संदेश देने के लिए कि राष्ट्र प्रेम की भावना जो आपने जगाई है, हम सब आपके साथ हैं। और इसका मुंहतोड़ जवाब बिहार प्रदेश की धरती से भी हम देने वाले हैं। हमको याद है कि 1992 में मोदी जी ने खुद मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जाके श्रीनगर लालगंज चौक पे जो है तिरंगा फहराया था। तो क्या फिर से उसी राजनीति को दोहराया नहीं जा रहा है क्या? देखिए, आप इसको कतई राजनीति का हिस्सा न माने। आपने जब 1992 की बात की है तो आप देखें उस समय में केंद्र में नरसिम्हा राव सरकार थी, नरसिंह राव जी की सरकार थी। और कश्मीर की जो समस्या थी, कश्मीर में कितने लोगों का बलिदान हुआ, यह भी आज एक जांच का विषय है। आज तक स्थिति सामने नहीं आई कि कैसे उनकी हत्या हो गई। अब बात यह उठता है 1992 की बात करते हैं तो उस समय में भी मुरली मनोहर जोशी जी ने, आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी ने और हमारे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक माननीय ये नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान पे वहां से कन्याकुमारी से तिरंगा लेकर के चले थे और श्रीनगर में लाल चौक पे झंडा फहराने की बात थी।
जब उनका काफिला हैदराबाद पहुंचा, आतंकवादियों ने पोस्टर चिपकवा दिए और उस पोस्टर पर लिखवा दिया कि किसी की मां ने दूध पिलाया है तो लाल चौक पे आकर के झंडा फहरा करके दिखा दे। और यह सूचना जब मोदी जी को मिली, जब वो हैदराबाद प्रवास पे थे, जब वो हैदराबाद में रुके थे, जब ये सूचना उनको मिली, तो जो लोग आज कहते हैं कि 56 इंच का सीना, जुमलेबाज और पता नहीं कितनी भद्दी भद्दी बातें माननीय आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कहते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने तो 56 इंच का सीना 92 में दिखा दिया था और उसने कहा था कि अगर किसी की मां ने दूध पिलाया है तो मुझे रोक करके दिखा ले। और श्रीनगर में लाल चौक पर तो झंडा हमने 1992 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने फहरा दिया था। तो आज राजनीति की बात राजनीति से जोड़ के ना देखें, यह राजनीति की बात बिल्कुल नहीं है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले इसी पटना की धरती पे, जिस पटना की धरती पर सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए गए, ओवैसी के समर्थन में नारे लगाए गए, जाकिर नाइक के समर्थन में नारे लगाए गए। मैं पूछना चाहता हूं उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या कहा लोगों ने? क्या किस तरीके से नेताओं ने इसको लिया कि पाकिस्तान के झंडे तो कश्मीर में बराबर फहराए जाते हैं, बिहार में एक आध दो बार हो गया तो क्या बात हो गई? अब आप मुझे बताएं, ये कैसी राजनीति है? आप हर चीज को राजनीति से जोड़ करके देखते हो। और जो विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री जी पर इस मसले को लेकर के हमला करता रहता है, मैं कहना चाहता हूं, सर्वदलीय बैठक हुई थी, तमाम दल के नेता बैठे थे और उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पे, देश की स्वतंत्रता अखंडता के मुद्दे पे और हम कश्मीर के मुद्दे पे प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं। मेरे जैसा एक अदना सा कार्यकर्ता सिर्फ इतना कहना चाहता है कि अगर बात यह सच है कि आप देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करना चाहते, तो कश्मीर की समस्या तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। कश्मीर हमारा था, हमारा है। देश का वजीर आजम यूनाइटेड नेशन में जाकर के भारत की शिकायत करता है। पाकिस्तान की स्थिति जो आज के दिन में है वो दुनिया के सामने खुल चुकी है। और मैं कहना चाहता हूं, ऐसा लगता है और ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री जी ने जबरदस्त आतंकवाद के मुद्दे पे जबरदस्त पाकिस्तान को घेरा है और दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। बात अपने राज्य की कर ले, बिहार की बात कर ले, शराबबंदी कानून को लेके बहुत ही हंगामा है। शुरू में आपकी पार्टी ने तो इसको सपोर्ट किया था, लेकिन जिस तरीके से अब कानून लागू हो रहा है उसको लेके कई भ्रांतियां जो है फैल रही हैं। इसमें सच्चाई क्या है और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जहां तक शराबबंदी कानून और हमारी पार्टी का बात है, आप ये चीज देख ले, हिंदुस्तान के अंदर जो जिस प्रदेश में, चाहे हम अकेले सत्ता में हैं या फिर हम किसी के साथ गठबंधन में सत्ता में हैं या हमारी सरकारें चल रही है, हम कभी भी शराब को जरूरत से ज्यादा माने इस व्यवसाय को इनकरेज करने की मतलब कोशिश हमारी सरकार ने नहीं की है। तो ये आरोप आप ना लगाएं कि शुरू में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जब सरकार यहां पर थी और जिसके मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी हुआ करते थे, उस समय में हम लोगों ने बढ़ावा दिया। देखिए, हर सरकार की मध्य ये जो आपका आबकारी विभाग है और इससे संबंधित जो विभाग है उसकी एक नीति है और उस नीति के तहत सरकारें चलती है और हर प्रदेश के अंदर में सरकार को जो राजस्व की प्राप्ति है उसका एक बहुत बड़ा स्रोत है। ठीक है, मैं मानता हूं, अच्छी बात है, सराहनीय बात है, लेकिन इस चीज को लागू करने के लिए जिस तरीके से वो आगे आए हैं, मुझे नहीं लगता है कि इतनी हार्ड डिसीजन लेने की बात थी। अभी आप देखें, 11 से 12 थाना अध्यक्ष सस्पेंड कर दिए गए हैं। सोशल मीडिया पे बार बार ये लिखी जा रही है बातें, बार बार ये बात है कि भाई अगर घर के अंदर शराब पकड़ा गया तो घर के अंदर जो मुखिया होंगे उनको भी, घर के मालिक को भी गिरफ्तार किया जाएगा, सब पर केस होगा। पंचायत में अगर दारू पकड़ा गया तो मुखिया जी पर केस होगा। अब सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर बिहार में रोज दारू पकड़ा जा रहा है तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं जेल में जाएंगे? तो देखिए, ये जो बातें चल रही है, मुझे बड़ा हंसी लगता है, ताज्जुब भी होता है कि हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ा एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन
जहां तक कानून बनाने की बात है, जो ये कानून है, मुझे बहुत ज्यादा आईपीसी और सीआरपीसी के बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को यह समझना चाहिए कि किसी घर में अगर शराब पकड़ी जाती है, उसके लिए यह सामूहिक जिम्मेवारी उस परिवार के पूरे लोगों को हो सकती है, क्योंकि लॉ में, आईपीसी में एक प्रोविजन है, सीआरपीसी में, कि वाइकरस लायबिलिटी क्रिमिनल लॉ में नहीं होता है, ये सामूहिक जिम्मेवारी नहीं हो सकती है। और जब ये इसको अगर जब ये लागू होगा और इसको अगर हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, तो ये कानून ऐसे ही खत्म हो जाएगा। दलित की बात करें तो दलित उत्पीड़न की घटना मुजफ्फरपुर के पारू में आई थी, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया, सारे राजनीतिक दल वहां पहुंच गए, पीड़ित परिवार के पास कई चर्चाएं भी की। तो छोटी छोटी बातों को यहाँ मुद्दा बना लिया जाता है, लेकिन राज्य जिस विकास के पहिए पे टिका हुआ है, उस विकास को लेकर मुद्दा क्यों नहीं बनता, दलित मुद्दा हो जाता है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने दलित का मुद्दा उठा दिया। आजादी के 70 साल बाद संतोष जी, जिस दलित की बही है और जिन लोगों ने दलित को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है, मैं कहना चाहूंगा कि उन दलितों की राजनीति करके, गरीब गुरबों शोषित पीड़ितों की राजनीति करके जो लोग आज देश की संसद में आते रहे हैं और देश की राजनीति में अपनी भूमिका निभाते रहे हैं, पहली बार उनको ये लग रहा है कि भाई ये जो वर्तमान सरकार है, ये तो कुछ चीज छोड़ ही नहीं रही है। तो अगर ये भी हमारे अंदर से खिसक गया, अगर ये भी वोट हमारा चला गया, तब तो क्या कहता है, दलित भी नरेंद्र मोदी को वोट देने लगेंगे। तो ये जो दलित का मुद्दा है, देखिए छिटपुट घटनाएं तो होती रहती है, ईमानदारी से इसके पहले सिर्फ उनसे वोट लिया गया, उनकी दलितों की राजनीति की गई, जो भी नेता हैं, लेकिन कभी भी उनके हित के मास लेवल पे काम नहीं किया गया। तो एक बात हमको बता दीजिए कि गोरक्षा जो भी एक मुद्दा बनता जा रहा है, गोरक्षा दल पे जो है लगातार इस मुद्दे पर पीएम पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? देखिए, उसमें थोड़ी सी मैं बात छूट गया था, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, बस एक लाइन उसमें और आप मेरा जोड़ लें कि भाई आजादी के बाद 70 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री दलितों के लिए, गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, उनके शिक्षा पे, उनके जीवन स्तर पे, उनके घर के अंदर उनके लिए स्वच्छता पे काम कर रहे हैं। इसलिए विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है और उनके पास ये मुद्दा विहीन विपक्ष, कोई विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, तो कभी ये दलित के पिटाई का मुद्दा ले आते हैं। और आपने सुना होगा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ राजनेता, अब मैं नाम लेना चाहता हूं, नाम लेकर के सारे प्रदेश को बताना चाहता हूं, अहमद पटेल जी का नाम ऊना में दलित पिटाई में सामने आया है, उस पर जांच चल रही है और प्रधानमंत्री जी ने कहा है और करना चाहिए कि जो लोग भी इस तरह की साजिश, घिनौनी साजिश रखते हैं, उनके लिए उचित स्थान जेल है। संविधान में कानून बना हुआ है कि गाय की हत्या करना कानूनी तौर पे जुर्म है, लेकिन जब से ये सरकार बनी है, विपक्ष के उकसावे पे कुछ शरारती तत्व गोरक्षा के नाम पर लगातार अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को पीटने का काम कर रहे हैं, कभी दलितों को पीटते हैं, कभी मुस्लिम भाइयों को पीटते हैं। कुछ लोग शरारती तत्व हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे देश के अंदर हैं, जो इसलिए प्रधानमंत्री जी को मुंह खोलना पड़ा। और जो लोग आज विरोध कर रहे हैं, या जो भी हिंदू धर्म के जो शंकराचार्य हों या गोरक्षा दल के जो भी अध्यक्ष या जो भी हों, बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने प्रतिक्रिया दी है प्रधानमंत्री जी के इस स्टेटमेंट पे, मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि नकली कुछ गोरक्षक हैं जो देश को और अशांति में डालना चाहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी की, विपक्ष की एक सोची समझी राजनीति है मोदी सरकार को बदनाम करने की, और इसका हम लोग कड़ा विरोध करेंगे। आपको नहीं लगता है कि बिहार में शिक्षा का बहुत ही अभाव है? छोटे छोटे मुद्दे पर लोग जो है बहस करने लगते हैं। अभी जो शिक्षा की स्थिति, आप भी गवर्नमेंट में रहे, अब नीतीश जी और लालू जी की गवर्नमेंट है, कितना सुधार लगता है? जबकि इस कड़ी में कई घोटाले अब सामने आ गए, क्या लगता है? मैं एक विद्यालय में गया था, ऐसे ही गांव गया था, तो एक विद्यालय में गया था, तो वहां पर मैंने प्रधानाध्यापक से पूछा कि भाई आप ये बताएं कि ऐसी स्थिति क्यों हो गई है शिक्षा की। तो तत्कालीन शिक्षा मंत्री पीके शाही जी हुआ करते थे। तो उस प्रधानाध्यापक ने कहा कि जिस सरकार की ये मंशा हो, जिस सरकार की ये मंशा हो कि हमें क्वालिटी नहीं चाहिए क्वांटिटी चाहिए,
तो वहां तो ऐसी ही व्यवस्था में लोग आएंगे, ऐसे ही बच्चे पास होंगे। अब दूसरी तरफ आप देखें, गांव के स्कूलों में सरकार व्यवस्था तो करती है, आधी अधूरी व्यवस्था करती है, बिना प्लान का व्यवस्था करती है, कोई नीति नहीं है। अगर वहां पर सरस्वती वंदना की बात होती है तो एक दूसरी पार्टी के लोग आकर के कहते हैं कि भैया ये तो शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। अगर विवेकानंद जी को पढ़ाया जाता है तो शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। अगर क्या कहता है, ये बात उठने लगी कि संघ अपनी नीति को थोप रहा है। अरे अगर संघ ने स्वामी विवेकानंद का 2 लाइन पढ़वा दिया तो अकबर और हुमायूं और बाबर के इतिहास से तो अच्छा ही है स्वामी विवेकानंद का इतिहास। तो फिर सवाल यहां पर होता है कि सरकार की नीति ठीक नहीं है, हमारे यहां कहीं भवन नहीं है, योग्य शिक्षक नहीं है, बहुत सारे मसले हैं। आज खेल की बात आप ले लीजिए, मैं समाचार पत्रों के माध्यम से और टीवी चैनलों के माध्यम से देख रहा था, चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है और ओलंपिक जो अभी हो रहा है, जहां भारत स्वर्ण पदक के लिए तरस रहा है कि हमारे खिलाड़ी उस आशा के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। देखिए उसका मेन कारण यह है कि हमारे यहां प्रतिभाओं का अभाव नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को निखारने के लिए हमने कभी भी ग्रास रूट पे जाकर के काम नहीं किया। हमने सिर्फ क्रिकेट को फोकस किया। आप बताएं, एक 125 करोड़ देशवासियों का देश, 125 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ कोई अच्छा फुटबॉलर नहीं है, हमारे यहाँ अच्छा कोई बॉक्सर नहीं है, हमारे यहाँ कोई अच्छा शूटर नहीं। डॉक्टर रघुवंश बाबू समेत कई आरजेडी नेता लगातार इधर इन लोगों का बयान काफी चर्चा में रहा है कि किस रूप में आप लेते हैं इसको? देखिए, रघुवंश बाबू बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं। ये बात अलग है कि वो राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हैं, योग्य हैं, शिक्षक रहे हैं और बड़े ही योग्य नेता हैं। और वो बात जब कुछ बोलते हैं या राष्ट्रीय जनता दल के कोई अनुभवी नेता जब कुछ इस सरकार के बारे में बोलते हैं तो उसका मतलब बहुत निकलता है। ये अलग बात है कि पार्टी के अध्यक्ष के दबाव में बहुत अपनी नहीं पाते हैं, पार्टी के अनुशासन की बात होती है, मैं मानता हूं इस चीज को। लेकिन अगर उन्होंने बोला है शराब के बारे में, अभी उनका एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पर पुनर्विचार की जरूरत है और तुगलकी फरमान नहीं होनी चाहिए, कानून को थोड़ा सा लचीला होना चाहिए। और शायद उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी का ये स्टेटमेंट आएगा कि कुछ भी हो जाए मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। अब तो पुलिस महकमा कर रहा है, या तो हमारी निलंबन को वापस लो, नहीं तो हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे। तो ये तो देखिए इनकी अंदरूनी बात है, एक कहता है सही है, एक कहता है गलत है। लेकिन नीतीश कुमार जी को इसके ऊपर थोड़ा सोचना चाहिए। मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल से, शराब से आगे भी बिहार की दुनिया है मुख्यमंत्री। हम युवा आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आप हमारे मुखिया हैं। लेकिन राजनीति तो पार्टियां रहेगी, जब जनता रहेगी तो राजनीति तो आप कर ही लेंगे, करते ही हैं। लेकिन थोड़ा सा हमको ज्यादातर फोकस और चीजों पर भी करना चाहिए, विकास के ऊपर में भी करना चाहिए, भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहिए। आपके राज्य में चारों तरफ अराजकता है और जहां तक कभी कभी यह भी सुनने को मिलता है कि भाई कुछ दिन पहले तक तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक बिगड़ गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ ठीक था, गड़बड़ियां वहां भी थी, गड़बड़ियां वहां भी थी और इसके साक्ष्य हैं, इसके प्रमाण हैं। अंत में मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा कि भारत कोई एक जमीन का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष। यहां हर नदियां गंगा है और यहां हर कण कण में शंकर हैं। जिएंगे तो इस देश के लिए, मरेंगे तो ये देश के लिए। हम आजादी के जश्न में 70वीं वर्षगांठ पे हम खास करके अपने युवा साथियों को कहना चाहेंगे कि अपने गांव गांव घर घर जाकर के प्रधानमंत्री के संदेश को पहुंचाएं, कहें कि देश को अभी आपकी जरूरत है। मेरी शुभकामनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी की साथ है कि बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक कदम आपने उठाया है कि हर शहीदों के दरवाजे पे जाकर के हमें नमन करने के लिए भेजा है। हम जरूर जाएंगे, आपके संदेश को गांव गांव तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक अंतिम सवाल, पूरे राज्य में व्यवसायियों की क्या स्थिति है, कितना वो सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, ऐसे में कि जब पेट्रोल और डीजल का केंद्र सरकार ने दाम घटाया, राज्य सरकार ने बढ़ा भी दिया। ऐसा है कि अभी एक बहुप्रतीक्षित बिल केंद्र सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा से पास किया, वो था जीएसटी बिल। विपक्ष ने साथ दिया कुछ संशोधनों के साथ और ये एक बड़ा, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में जब गए थे चंद्रशेखर आजाद जी के गांव, तो उन्होंने वहां पर कहा कि
जीएसटी बिल जो है इसका जब देश के अंदर में लागू होगा तो क्या कहता है कि भ्रष्टाचारियों के ऊपर अंकुश लगेगा और टैक्स करप्शन जो है उससे निजात मिलेगी देश को। असम भारतीय जनता पार्टी द्वारा पहली बार सरकार वहां बनी है और आज मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि असम ने पहली बार जो 16 स्टेट से जो जीएसटी को पास कराने की बात है उसमें असम पहला राज्य बन चुका है। अब जैसे ही वहां पर जीएसटी लागू हुआ, हमारी सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने, हमारे नीतीश कुमार जी ने तेल और डीजल पर वैट बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण उसके दाम बढ़े। जब दाम बढ़ेंगे तो जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके भी दाम बढ़ेंगे और उसके दाम जब बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ना और घटना सिर्फ ये केंद्र सरकार के पाले में नहीं जाता है, इसमें स्टेट सरकार, तो फिर स्टेट सरकार किस लिए है? प्रदेश के अंदर जो सरकारें हैं, अगर सारा काम केंद्र सरकार को ही करना है तो ये लोग सब लोग इस्तीफा दे दें, फिर केंद्र सरकार ही सारा काम करेगी। कुछ जिम्मेवारी इनकी भी है। जहां तक अपराधियों का सवाल है, देखिए मेरा मानना है कि अगर आपके हाथ में काम है, आप अगर व्यस्त रहते हैं अपने रोजगार में, तो शायद आपके पास इतना वक्त नहीं होता है कि आप अपने आप को अपराध में धकेलें, आप अपराध करें। दिक्कत यह है कि लोग यहां बेरोजगार हैं, हमारे प्रदेश में जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कहीं न कहीं वो असलाहा उठा लेते हैं और जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है, पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। अरे ये हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे इस प्रदेश के नागरिक हैं, इसमें जाओ कि इन्होंने असलाहा क्यों उठाया। ये कश्मीर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी नहीं है, इनके जड़ में जाकर के इनको काम देना पड़ेगा। इनकी रोजी रोटी का सवाल है, इनकी भुखमरी का सवाल है। आप जाकर के देखें बिहार के जेलों में कितने नौजवान बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, उनका कोई जमानत लेने वाला नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है। क्यों ऐसा है? क्यों ऐसी व्यवस्था है? क्या कोई सरकार गंभीर होकर के उनके बारे में सोचती है? यानी कि आप कहना चाहते हैं कि दहशत से व्यवसाय यहाँ नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, ये बात सही है, 100% सही है कि अगर असरेआम अखबारों के अंदर देख लो, टीवी चैनलों के अंदर देख लो, आज वहां गोली मार दी गई, वहां गोली मार दी गई, उनको फिरौती मांगा गया। सवाल ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा। शायद वो यूपीए की अभी पश्चिम बंगाल सरकार, ममता बनर्जी जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल की, वो भी हैं नीतीश जी के साथ और बड़ी सपोर्ट करती है नीतीश जी को और केजरीवाल जी को। कुछ अखबार पत्रों के माध्यम से कुछ दिन पहले वो दिल्ली गई हुई थी और वहां पर नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात हुई, केजरीवाल जी से भी मुलाकात हुई, बड़ा अच्छा दोस्ताने माहौल में, और काफी तारीफ उन्होंने किया। लेकिन नीतीश कुमार जी एक बार पश्चिम बंगाल जाएं, मैं उनको निमंत्रण देता हूं, आकर के देखें और देखें कि 5 साल में ममता बनर्जी ने क्या कायाकल्प किया है मार्क्सवादियों की विदाई के बाद। वहां भी ये सवाल उठने लगे थे कि गुंडा तत्व हावी हो रहा है, बिल्डरों को परेशान किया जा रहा है, सिंडिकेट के नाम पर धन उगाही हो रही है, लोगों पर अत्याचार हो रहा है, व्यवसायियों पर अत्याचार हो रहा है। मैं आपको कहना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जो भी ऐसे तत्व थे, 1 महीना के अंदर शासन और सुशासन वो होती है। अगर सीखनी है तो ममता बनर्जी से जाकर के नीतीश कुमार जी सीखें कि किस तरह से शासन चला रही है। इसलिए ये सब बातें सरकार की इच्छा शक्ति, मंशा शक्ति होगी तो अपराध रुक जाएंगे। निश्चित राजीव जी के जो मुद्दे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कसक भी कम नहीं है, जरूरत है पूरे विश्लेषण की। राजीव जी बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पांच महासागरों में तैरने वाली ये दुनिया की सबसे युवा तैराक है। देश की अकेली ओपन वाटर स्विमर जो अंटार्कटिका में फतेह हासिल कर चुकी है।
राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित हो चुकी भक्ति शर्मा की सफलता मां की कड़ी मेहनत का नतीजा है। राजस्थान के उदयपुर में स्विमिंग पूल नहीं थे तो होटल में प्रैक्टिस कराई, क्राउड फंडिंग के जरिए पैसा जुटाया और दुनिया ने जाना तो ने भी हौसला बढ़ाया। ये देश का स्वाभिमान है और हमें इन पर अभिमान है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। पेरूर वाटिका के सक्सेसफुल डिलीवरी के बाद बिहार होम्स डेवलपर्स एंड बिल्डर्स अब देने आ रहे हैं आपके सपनों को एक नई तस्वीर। वृंदावन गार्डन 2 BHK एंड 3 BHK फ्लैट सेट सगुना मोड़। बिहार होम्स डेवलपर्स एंड बिल्डर्स की ओर से समस्त देशवासियों को आजादी की 70वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। टोल फ्री नंबर 1800 200 2999।